रिकॉर्डिंग में डाल दे रहे हैं। चलिए, आज का लेक्चर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 का सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में बताया गया है। पार्टनरशिप वो रिलेशन है जो पर्संस के बीच हो, उनके आपस में जो बिजनेस हुए हैं उनके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। वो बिजनेस जो कोई एक चला रहा है या उन सब के या सब मिल करके उन बिजनेस को चला रहे हैं, सब मिल करके उन बिजनेस को चला है या सबके बदले कोई एक चला है। So the relationship between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. सारे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो। ये तो डेफिनेशन था पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने जाना। वैसे तो पार्टनर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या टर्म्स और कंडीशन होना है। पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच किस तरीके का रिलेशनशिप होगा इसके लिए पार्टनर्स फ्री हैं, उनको फ्री छोड़ा गया है। यहां तक कि इस लेवल तक फ्री छोड़ा गया है कि अगर वो किसी एक्ट के अगेंस्ट जाना चाहे, यानी पार्टनरशिप एक्ट में कोई रूल्स के अगेंस्ट जाना चाहे तो वैसा भी वो कर सकते हैं रिटन में लाके। They can either decide on such terms with an oral agreement, तो ऐसा वो oral agreement के जरिए कर सकते हैं अगर किसी एक्ट के अगेंस्ट कोई बात अपने कॉन्ट्रैक्ट में लाना है, एग्रीमेंट में लाना है तो, या रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड का जहां तक सवाल है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स आर एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली एग्रीमेंट है किसके बीच? पार्टनर्स के बीच, फर्म के पार्टनर्स के बीच। दिस एग्रीमेंट डिफाइंस, अभी इस एग्रीमेंट में क्या होता है? डिटेल्स होते हैं। क्या क्या डिटेल्स होते हैं? नेचर ऑफ द फर्म, फर्म के नेचर के डिटेल होते हैं, पार्टनर्स के ड्यूटीज के डिटेल होते हैं, राइट्स ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के अधिकार के डिटेल होंगे, और पार्टनर्स की जिम्मेदारी, पार्टनर्स के ऊपर क्या लायबिलिटीज बनता है, और रेशियो क्या होगा जिसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। बेसिकली ये जनरल डिटेल्स होते हैं इसमें। Although the drafting of partnership deed is not compulsory, it is always advised to do so. हालांकि पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है कि ऐसा किया जाना चाहिए। यानी रिटन में लाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड को रिटन में लाया जाए तो ये बेहतर है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये हेल्प करता है इन इंश्योरिंग दैट ऑल टर्म्स अग्रीड बाय द पार्टनर्स एग्जिस्ट इन रिटन फॉर्म ऑन पेपर। एक तो ये कि जिन बातों पे पार्टनर्स ने सहमति दिया हो उन पॉइंट्स को जो है पेपर पे लिखित में लाया गया, राइट। तो लिखित में लाने से ये फायदा है कि बाद में कोई मुकर नहीं सकता। जबान देख के तो आजकल लोग मुकर जाते हैं, लेकिन रिटन में रहेगा तो कोई पीछे नहीं हट सकता। डूइंग सो कैन रिड्यूस, यानी अगर रिटन में ले आया जाए तो डिस्प्यूट, पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद रिगार्डिंग द फंक्शनिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने से रिलेटेड आपसी मतभेद कम होगा और फंक्शनिंग बेहतर होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर ढंग से चल पाए। अनलाइक सिमिलर डॉक्यूमेंट, इसके जैसा एक डॉक्यूमेंट है लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक डॉक्यूमेंट बनाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कैसे फंक्शन करेगा, उसी की तरह ये भी है। However, registration can ensure the prevention of legal challenges to its validity when dispute arises. हालांकि रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो उससे फायदा होता है कि लीगल चैलेंजेस उनके सामने नहीं होते, to its validity when dispute arises। जब कभी भी डिस्प्यूट होगा तो आपका चैलेंज, आपने किसी के अगेंस्ट अगर चैलेंज किया है तो वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है अगर आप अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करा लेते हैं। An ideal partnership deed is comprehensive and clear about the details pertaining to the functioning of the firm। एक आइडियल पार्टनरशिप वैसा हो जिसमें डिटेल हो, और वैसे भी एक एग्रीमेंट सबसे बेस्ट वही माना जाता है जिसमें छोटे से छोटे माइन्यूट डिटेल भी उसमें मेंशन हो कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे। फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को आपने अस्यूम करके उसके रिगार्डिंग अगर पहले से रूल्स बना रखे और उसको फॉलो कर रहे तो ये बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली फंक्शन करेगा। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट हम लोगों ने देखे कि हालांकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं है ड्रॉ करने के लिए, लेकिन जनरली एक पार्टनरशिप डीड में जो टिपिकल डीड है यानी नॉर्मल टाइप का जो डीड है उसमें क्या क्या होता है? तो फर्म का नाम होता है, फर्म के पार्टनर्स का डिटेल होता है, बिजनेस कब शुरू होगा इसका डिटेल होता है, फर्म के एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन मेंशन होता है, कौन कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा ये मेंशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये मेंशन होना चाहिए इस डीड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को किस रेट से देंगे ये पता होना चाहिए, किसी पार्टनर्स ने कितना पैसा निकालना है, ड्रॉ करना है फर्म से उसके बारे में पता होना चाहिए,
पार्टनर्स को कितना सैलरी पे किया जाएगा ये मालूम होना चाहिए, किसी पार्टनर को एडमिट करना है या किसी पार्टनर को फर्म छोड़ के जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर का डिटेल होना चाहिए। द मेथड यूज फॉर गुड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और जरूरत पड़ने पे जब गुडविल का कैलकुलेशन हो तो कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे गुडविल, ये भी मेंशन होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, फर्म के अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसे होगा इसके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। अगर पार्टनर्स ने किसी पार्टनर का डेथ हो गया है तो उसका जो ड्यूज है उसको पेमेंट कैसे करेंगे, कैसे सेटल करेंगे, इसका मोड भी मेंशन होना चाहिए। द प्रोसीजर फॉलोड इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद हो जाए तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा। इन चीजों को कॉमनली एक पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। अगर आप कभी, आप में से कुछ लोग अगर कभी पार्टनरशिप में बिजनेस करें और चाहते हैं कि रिटर्न में लाना, तो ये वो कॉमन पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको अपने डीड में मेंशन करके रखना है। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, ओरली बात हुआ और पार्टनरशिप डीड नहीं बना था, उस केस में क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड आपस में आपसी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है जब मुनाफा कमाया जाएगा तो अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड करेंगे, ठीक है। और जिसने ज्यादा मेहनत किया होगा, जो ज्यादा मेहनत करेंगे वो कोई सैलरी डिमांड कर रहा होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा होगा, तो हर के अलग अलग डिमांड आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि क्लैरिटी नहीं था स्टार्टिंग में इस वजह से। तो जब पार्टनरशिप डीड है तो इस तरीके के प्रॉब्लम तो अराइज नहीं होते, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो डिस्प्यूट अराइज होना ऑब्वियस बात है, डिस्प्यूट अराइज होगा। इन दैट केस क्या करेंगे, व्हाट आर द प्रोविजन, कौन कौन सा प्रोविजन अप्लाई करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो। देखो क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, इन जो दो चीजों पे हमने टिक लगाया, ये दो चीज प्रोवाइड किया जाएगा और ये तीन चीज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट को बराबर, प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटेंगे और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या एडवांस पे 6% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये इन दो चीजों के अलावा ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, चार्ज करेंगे, ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। तो जो प्रोविजन आपके सामने है वो क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंट है, तो उस बारे में किसी भी पॉइंट के बारे में अगर डीड एब्सेंट है तो उस केस में आप क्या करेंगे। और अगर जनरली डीड है ही नहीं तो सिर्फ दो चीज प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा कोई कुछ भी डिमांड करे उनको नहीं मिलेगा। क्या दो चीज प्रोवाइड करेंगे, पहला तो ये कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा बराबर बराबर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एडवांस को 6% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ना सैलरी पेड करेंगे, ना कमीशन देंगे और ना ही ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो आप लोगों ने सिंगल पर्सन के बिजनेस में ऑलरेडी पढ़ा कि सिंगल पर्सन का बिजनेस में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीन बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता चलता है, राइट। अब चूंकि सिंगल पर्सन का बिजनेस है तो सारा प्रॉफिट वो ले लेगा, किसी को बांटने का जरूरत तो है नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो इन दैट केस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो इसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन करना है और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या, a partnership firm prepares a trading account and profit and loss account at the end of the year on similar line as done for sole proprietorship। जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग पीएल बनता है वैसे यहाँ भी बनेगा और वहां से जो प्रॉफिट निकलेगा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, उसको बंटवारा, उसका बंटवारा, उन प्रॉफिट्स को बांटना है। किनके बीच बांटना है, पार्टनर्स के बीच। तो इसके लिए फिर अलग से एक अकाउंट बनाया जाएगा या यूं कह सकते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस को ही एक्सटेंड किया जाएगा जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इस हिसाब से क्या हुआ, एक एक्सटेंशन है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक्सटेंशन है किसका, रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है और ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स के प्रॉफिट को शो करने के लिए। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट किया जाएगा, पार्टनर्स सैलरी से डेबिट किया जाएगा, कमीशन से डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, वो प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से निकला है उसको क्रेडिट करके लिखेंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग के दो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगी। क्यों बनाते हैं ये अकाउंट, व्हाई डू वी प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसलिए बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सके, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन दिया जा सके
जनरल रिजर्व में प्रॉफिट अगर हटा के रखना है तो वो प्रॉफिट में, या कोई खास रिजर्व क्रिएट करना है तो वो रिजर्व क्रिएट किया जाए। और जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए तो इन इंफॉर्मेशन को पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करना होता है, तो उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड बनाते हैं। आज देखो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम देख चुके हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे दो चीजों के बारे में। ये पॉइंट जो है पिछले क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, आज की क्लास में डिस्कस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो टर्म आपके स्क्रीन पे, एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है बिहार बोर्ड के और सीबीएसई के तरह। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या 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 डिफरेंसेस है? देखो जब हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, यानी मुनाफा हो गया उसके बांटने का बात हो रहा है। लेकिन जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहेंगे तो इसका मतलब होता है खर्च, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी खर्च, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से क्या होगा? जाहिर सी बात है प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हो चुका, अब आप उसको बांट रहे हैं। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट घटेगा नहीं, बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से क्या होगा? प्रॉफिट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, और खर्च से क्या होता है? जाहिर सी बात है खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज गिवन ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर कोई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो ये तभी दिया जाएगा जब आपके पास प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? क्लियर है? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी दिया होगा जब वहां पे प्रॉफिट हो। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या है? इसको मतलब नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है, आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई भी एक्सपेंसेस है तो उसको इससे मतलब नहीं कि प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है, इसको हर हाल में आपको रिकॉर्ड करना है, चार्ज होना है, यानी इसको प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं, इट इज गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हर हाल में प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन गिवन टू ए पार्टनर और रिजर्व, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी हो या कमीशन हो, ये पार्टनर्स को तभी दिया जाएगा, ये रिजर्व क्रिएट करना हो, ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट गिवन टू ए पार्टनर, ये एग्जांपल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। रेंट हर हाल में प्रोवाइड किया जाना है पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट हर हाल में प्रोवाइड किया जाना है। इससे मैटर नहीं है कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस। फॉर्मेट हमने कल की क्लास लास्ट क्लास सैटरडे को डिस्कस किया था, यहाँ पे शॉर्ट में आपको फिर से बता दें। देखो डेबिट साइड में सबसे पहले तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला है उसको क्रेडिट करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिल्कुल सही सही कैलकुलेट हुआ हो। क्या मतलब है मेरे सही सही कैलकुलेट करने के सही सही कैलकुलेट हुआ वो ये कहने से? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एरर हो या अगर कोई ओमिशन हो, यानी अगर कोई टर्म पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करने में मिस्टेक हो गया है या पीएल अकाउंट में कोई टर्म रिकॉर्ड होने से छूट गया, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर आप उस प्रॉफिट को लिखेंगे। क्लियर है? यानी फ्री फ्रॉम एडजस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस यहाँ पर हम लिखेंगे दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल एडजस्टमेंट्स। क्लियर है? उसके बाद अब आपको ना पार्टनर्स को देने वाला, पार्टनर्स को जो भी खर्च आप बांट रहे हैं उन सारे खर्च को पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे, चाहे वो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर का सैलरी हो, चाहे कमीशन हो पार्टनर को दिया जाने वाला, या रिजर्व हो, रिजर्व जो क्रिएट करना है। और क्रेडिट साइड सिर्फ एक ही टर्म लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अलावा क्रेडिट साइड एक ही टर्म जाएगा और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स में फिर मिलने वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो पार्टनर से मिलने वाले इनकम को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को दिए जाने वाले खर्च को डेबिट करेंगे, रिजर्व भी डेबिट होगा। और अगर इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी अगर सरप्लस बचता है देन दैट विल बी कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपने पढ़ा कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो तो प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटते हैं,
कैसे बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को? व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ही ना इक्वली प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटते हैं? इक्वली शेयर होता है सर। इक्वली, यस। चलिए, तो फॉर्मेट देख लिया आप लोगों ने, फॉर्मेट सबके माइंड में आ चुका। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम लिया जाए, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जैसे ही कहा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये वो अकाउंट बनाना है जिसमें नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पार्टनर्स को दिए जाने वाले सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे, क्रेडिट साइड जो है पार्टनर्स से मिलने वाला एक ही तो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको लिखा जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। यहां तक कोई डाउट्स किसी को? एनीवन? If there is any doubt, you can ask. पूछ सकते हो आप लोग। डॉट्स बोला है, कुछ एक्स्ट्रा अदर बात नहीं है। अगर लॉस होगा तब लॉस होगा, अगर नेट लॉस दिया हुआ होगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट को अगर हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो नेट लॉस को डेबिट साइड लिखेंगे। और एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अनलेस कि एप्रोप्रिएशन के बारे में ये कहे कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। आगे हम इसको इसको बहुत डिटेल से समझाने वाले हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के बेसिक पॉइंट्स को बहुत डिटेल से। और ये जान लो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का लास्ट पॉइंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का लास्ट पॉइंट ये बता रहा है कि प्रॉफिट से इसको मतलब नहीं है। अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो टर्म, तो आपको उसको हर हाल में देना है। यानी अगर कोई चीज खर्च मान लिया गया है, कोई चीज अगर खर्च की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको प्रॉफिट से क्या मतलब होगा, वो तो आपको देना ही देना है। आप ये थोड़े बोलेंगे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ऐसा कहा जा सकता है, किया जा सकता है कि प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा प्रॉफिट। और कोई डॉट्स? और कोई पॉइंट है किसी का? जितना प्रॉफिट होगा तो उतना ही में से शेयर होगा या टोटल से? जितना प्रॉफिट होगा उतना ही में से शेयर करेंगे, टोटल से नहीं। प्रॉफिट जो आएगा उसी प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशंस तो प्रॉफिट में से ही देना है ना। अब जाहिर सी बात है प्रॉफिट अगर लिमिटेड हुआ तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एप्रोप्रिएशन का मीनिंग। नेट प्रॉफिट जो ब्रॉट डाउन करेंगे वो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? वो नेट प्रॉफिट होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकला होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट से फ्री होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी एडजस्टमेंट्स ऐसा ना हो, कोई भी टर्म ऐसा ना हो कि जो रिकॉर्ड होने से छूट गया पीएल अकाउंट में या गलत रिकॉर्ड हो गया, इस तरह के एडजस्टमेंट से फ्री होना चाहिए। यानी ये प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट प्रॉफिट निकाल के हमको लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। और कोई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1,
ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कह रहा है एम प्रेजेंट्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हिज पार्टनर एम, यानी एम और एम पार्टनर है और एम ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके एम को दिखाया। क्या है इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस 29,400 रुपया टोटल प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर। एम ने सैलरी 9,100 खुद लिया है और एम को दिया है 7,900। हो सकता है एम ज्यादा काम कर रहा हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% के हिसाब से एम ने खुद भी लिया है और एम को भी दिया। एम ने एम का लोन पे इंटरेस्ट जो है वो 6% के हिसाब से दिया गया है और प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं कि 5:2 के रेशियो में बांटा गया, जो प्रॉफिट बचा उसको 5:2 में बांटा गया। नीचे कह रहा है देयर इज नो, यानी साइड में जो आप देख रहे हो ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं था तो एम को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला है। फिर आपको ये बताना है वेदर एम हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, क्या एम ने लॉ के किसी प्रोविजन को तोड़ा है? अगर तोड़ा है तो फिर बताइए कौन कौन से प्रोविजन को तोड़ा है और अब क्या किया जाना चाहिए, यानी नए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या लगता है एम एम ने प्रोविजन ऑफ लॉ को फॉलो किया कि नहीं? बताओ, राइट डाउन करो। क्वेश्चन समझ गए? क्या एम ने लॉ के प्रोविजन को तोड़ा या नहीं तोड़ा? क्या एम के द्वारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सही है? क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड था नहीं, तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या सही है? इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके स्क्रीन पे, सही नहीं है। रिप्लाई करो क्विकली। रॉन्ग है, गलत है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? सिर्फ लास्ट पॉइंट में गलत है, यानी प्रॉफिट से बांटना है बराबर बराबर। आप लोगों को अभी हमने जस्ट बताया है कि जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा, बताया है ना। प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, नंबर 1। और उसके अलावा क्या होगा? इंटरेस्ट और लोन सिर्फ दिया जाएगा। सही है, दो चीज प्रोवाइड करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, दिमाग में फिट कर लो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीज प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। और वो दो चीज क्या है? प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटा जाएगा और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से दिया जाएगा। उसके अलावा ना सैलरी देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना कमीशन देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि एम ने, यस एम ने प्रोविजन तोड़ा है। तो आंसर इज सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं, therefore as per provision in absence of partnership deed, तो अगर प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पार्टनरशिप डीड ना होने पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांट दिया जाएगा। तो इस प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए साफ साफ दिख रहा है कि हमने सैलरी भी दिया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, तो ये तो लॉ के अगेंस्ट चला गया। वो प्रॉफिट को भी 5:2 की रेशियो में बांटा है। क्लियर है? इसका मतलब एम ने डेफिनेटली प्रोविजन को वायलेट किया है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, जब पार्टनरशिप के बीच पार्टनर्स के बीच आपसी एग्रीमेंट नहीं होता है, इन दैट केस प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं और इंटरेस्ट और लोन देते हैं 6% के साथ। तो चलिए, ये तो हमने मिस्टेक फाइंड आउट कर लिया कि हाँ एम ने प्रोविजन ऑफ लॉ तोड़ा है। तो अब इसको नए सिरे से बनाए पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट को, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। आप में से जिन्होंने अपने स्क्रीन पे लिखा है कुछ, उसको मिटा लो क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है पर्टिकुलर रुपीज। पहले नेट प्रॉफिट जितना है 29,400, उसको वैसे ही लिख लेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन, एम के लोन पे जो इंटरेस्ट था 6%, उसको तो प्रोवाइड करेंगे। कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन? 1,200 रुपए।
इसके अलावा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट देंगे। तो 29,400 में से 1200 घट गया तो 28,200 आ रहा है, 28,200 को इक्वली बांट देंगे। एम को मिलेगा 14,100 और वाई को मिलेगा 14,100। क्लियर है? तो अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन कोई बना करके दे दे और फिर कहे कि एग्रीमेंट नहीं था और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो आप बताओ कि ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है कि गलत डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिक रूल है, सिंपल सा रूल है, वो प्रोविजन क्या है जो डीड ना होने पे अप्लाई होता है, एग्रीमेंट ना होने पे अप्लाई होता है। तो आपको मालूम है कि दो चीज प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटेंगे और इंटरेस्ट और लोन 6% से देंगे। इसके अलावा कोई कुछ कहे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे किसी पार्टनर को, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, ये सब कुछ चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से प्रोवाइड करेंगे एंड प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। दिस इज व्हाट विल हैपन ओनली। इज दैट क्लियर एवरीवन? वी आर लेफ्ट विद 3 मिनट्स एंड 19 सेकंड, 3 मिनट 19 सेकंड बच रहे हैं। देखते हैं आगे स्क्रीन पे अगर हमने इस तरह का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करने के लिए रखा है तो उसको आप लोग बना सकते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग बना पाओ होमवर्क में। मैथ्स क्लास होगा आज, जिन लोगों को मैथ्स क्लास करने हैं वो लोग कर सकते हैं। हाँ भाई, 10:15 पे। क्वेश्चन हम आपको देने के लिए, क्वेश्चन को शेयर करने के लिए आप लोग दोबारा से ज्वाइन करोगे, ठीक है? क्योंकि अभी तुरंत ऑफ हो जाएगा, टाइम अप हो चुका है। पूरा शिलोंग में शूटिंग हुआ। क्वेश्चन अभी मिलेगा आप लोगों को।